बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने प्री ला गेट प्रिपरेशन के नाम का एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कुछ हिस्सा कवर किया है और आज से हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। और इसमें हम जो है ना 8 लीडिंग केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो वक्त ज़ाय के बगैर हम अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के इस क्लास में हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट केस को वेरी ब्रीफली पढ़ेंगे, और इतना भी ब्रीफली नहीं कि मतलब इससे जो है ना वो लागेट में एक MCQs आता है वो हमसे मिस हो जाए। तो आज का जो हमारा केस होगा वो होगा मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका साइटेशन है PLD 1955 फेडरल कोर्ट पेज 240। तो सबसे पहले हम जो है ना इसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो इसका बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के पास जो है ना अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था अपनी अफेयर्स चलाने के लिए, ठीक है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, अपने अफेयर्स को चलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 को एज एन इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया ताकि वो अपने अफेयर्स ऑफ द स्टेट चला सके। और इस एक्ट का सेक्शन 10 जो है ना वो गवर्नर जनरल को ये इख्तियार दे रहा था कि वो किसी भी टाइम जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर को ओवरथ्रो कर सकता है। तो इससे फ़ायदा उठाते हुए गवर्नर जनरल ने 1953 में जो है ना उस टाइम 1953 में जो प्राइम मिनिस्टर था वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन था, उनको जो है ना वो घर भेज दिया, उनको डिसमिस कर दिया, ठीक है। 1953 में उस टाइम गवर्नर जनरल जो कि गुलाम मोहम्मद था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को घर भेज दिया। किस सेक्शन के ज़रिए? सेक्शन 10 के ज़रिए, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। अच्छा, और इसके बाद जो है ना वो गवर्नर जनरल ने मोहम्मद अली बोगरा को एज अ थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट किया, ठीक है। तो जब मोहम्मद अली बोगरा पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर बन गया तो उनको ये अप्रहेंशन थी कि जिस तरह गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को अंडर सेक्शन 10 कर भेजा तो वो मुझे भी भेज सकता है। तो वो जो है ना 1954 में एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आए और उस अमेंडमेंट के जरिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट से जो है ना सेक्शन 10 को रिफिल कर दिया और सेक्शन 223A को जो है ना उन्होंने वो इंसर्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में, ठीक है। और इस सेक्शन के ज़रिए से जो है ना अदालतों को रिट्स इशू करने के इख्तियार दिए गए। अच्छा, अब जो है ना ये टाइम 24 अक्टूबर 1954 है कि जब गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल को ये पता चला कि मोहम्मद अली बोगरा अमेंडमेंट्स लेके आए हैं, तो उन दोनों के दरमियान जो है ना वो हालात ख़राब हो गए और गुलाम मोहम्मद ने जो है ना 24 अक्टूबर 1954 को पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को उड़ा दिया, ठीक है। तो उस टाइम जो है ना वो प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली कौन थे? मौलवी तमीज़ुद्दीन खान थे। कौन थे? मौलवी तमीज़ुद्दीन खान जो थे ना वो प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थे। यानी आजकल के दौर में जिसको हम स्पीकर कहते हैं तो उस दौर में उसको प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली कहा जाता था। यानी स्पीकर का ओल्ड नेम क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली। और प्रेसिडेंट आजकल के दौर में जो प्रेसिडेंट होता है उस दौर में उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था, ठीक है। तो जब 24 अक्टूबर 1954 में गुलाम मोहम्मद जो है ना पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को घर भेजता है और तो उस टाइम जो है ना वो असम्बली का जो प्रेसिडेंट होता है वो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान होता है। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान ये कहता है कि अब गवर्नर जनरल के पास ये इख्तियार ही नहीं रहा कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को घर भेज सकता है। तो उन्होंने 2 रिट्स फाइल कर दिए और वो दो रिट्स क्या थे? वो थे रिट ऑफ मेंडामस और रिट ऑफ को वारंटो, ठीक है। और उन्होंने कहाँ पे फाइल कर दिए ये रिट्स? उन्होंने जो है ना वो सिंध चीफ कोर्ट जो कि कराची में वाक़ थी वहाँ पे फाइल कर दिए। तो जब सिंध चीफ कोर्ट का फैसला आता है तो वो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के हक़ में आता है, ठीक है। सिंध चीफ कोर्ट किसके हक़ में फैसला देता है? मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के हक़ में फैसला देता है। और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इस सिंध चीफ कोर्ट फैसले को कहाँ पे? फेडरल कोर्ट में चैलेंज करता है। तो फेडरल कोर्ट के सामने जो है ना वो 3 लीगल इशूज़ आते हैं सामने। तो वो 3 लीगल इशूज़ क्या है? वो ये थे कि मतलब क्या गवर्नर जनरल के पास ये इख्तियार है कि वो अंडर सेक्शन 10 जो है ना वो असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है। और जो सेकंड इशू थी वो ये थी कि जो मोहम्मद अली बोगरा जो अमेंडमेंट एक्ट लेके आए हैं तो बग़ैर जो है ना गवर्नर जनरल के असेंट के बगैर जो है ना वो एक एक्ट बन सकता है। ये भी एक लीगल इशू थी फेडरल कोर्ट के सामने। और एक जो है ना वो लीगल इशू ये थी कि क्या 223A जो है ना एक वैलिड लॉ है या नहीं। तो फेडरल कोर्ट क्या फैसला करता है? फेडरल कोर्ट क्या फैसला करता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फेडरल कोर्ट का जो फैसला आता है इस केस में इस इश्यूज़ को देखते हुए O41 से आता है और जो है ना वो किसके हक़ में फैसला देता है? वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के हक़ में फैसला करता है फेडरल कोर्ट। और मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के खिलाफ जो है ना फेडरल कोर्ट का फैसला आता है और वो जो है ना वो सिंध चीफ कोर्ट के फैसले को सस्पेंड करता है फेडरल कोर्ट, ठीक है। तो फेडरल कोर्ट किसके हक़ में फैसला देता है? फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के हक़ में, यानी गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के हक़ में। और जो है ना वो सिंध चीफ कोर्ट ने किसके हक़ में फैसला दिया था? मौलवी तमीज़ुद्दीन खान। तो फेडरल कोर्ट ने जो है ना वो सिंध चीफ कोर्ट के फैसले को जो है ना वो सस्पेंड कर दिया और 4-1 के जो है ना मेजॉरिटी से गुलाम मोहम्मद के हक़ में फैसला
दिया। तो इस फेडरल कोर्ट में कितने जजेस थे, कितने जजेस ने इस फैसले को सुना? 5 जजेस थे, जिसमें चीफ जस्टिस कौन था? मोहम्मद मुनीर। हमारे लास्ट टाइम जो लागेट एग्जाम हुआ था उसमें हमें जो है ना उन्होंने ये एमसीक्यूज दी थी कि मौलवी तमीजुद्दीन खान के केस में चीफ जस्टिस कौन थे? तो मोहम्मद मुनीर। तो ये जितने भी इसमें जो है ना बहुत कम जो है ना लीगल पॉइंट्स है, आपने वही जहन में रखने हैं और आपने जो है ना इन 5 जजेस के नाम को भी याद रखना है, ठीक है। तो अब आपको जो है ना केस समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट 2 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि ये नेक्स्ट 2 पॉइंट्स क्या है। ये तो आपको मैंने बता दिया है कि सिंध चीफ कोर्ट ने जो है ना वो तमीजुद्दीन के फेवर में जो है ना फैसला दिया और फेडरल कोर्ट ने 4-1 के मेजॉरिटी से जो है ना गुलाम मोहम्मद के हक में फैसला दिया और जो सिंध चीफ कोर्ट का फैसला था वो सस्पेंड कर दिया, ठीक है। गुलाम मोहम्मद खान के हक में फैसला कर दिया। तो फेडरल कोर्ट ने ये डिटरमाइन किया कि जो मोहम्मद अली बोगरा जो एक्ट लेके आए थे सेक्शन 223A, वो एक वैलिड एक्ट नहीं था, क्योंकि अंडर सेक्शन 6 क्लास 3 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के नीचे जो है ना हर ओला जो है ना वो लीगल होगी जिस पे जो है ना गवर्नर जनरल के एसेंट होंगे, ठीक है। तो उन पे जो है ना वो गवर्नर जनरल के दस्तखत नहीं थे, तो इस वजह से वो एक वैलिड लॉ नहीं है और इस वजह से गवर्नर जनरल के पास अंडर सेक्शन 10 ये इख्तियार थी कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को घर भेज सकता था और उन्होंने ये भी जो है ना वो कह दिया फेडरल कोर्ट ने कि जो है ना वो गवर्नर जनरल जो है ना वो सुप्रीम है, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि फेडरल कोर्ट ने जो 4-1 से फैसला दिया था और जिसमें जो है ना डाइसेंटिंग नोट दी थी, एक बंदा था उसका नाम था जस्टिस कॉर्नेलियस, जिसका डाइसेंट नोट आया था और उन्होंने जो है ना वो गवर्नर जनरल के खिलाफ जो है ना अपना फैसला दिया था, जबकि अदर 4 जजेस जो थे ना उन्होंने गवर्नर जनरल के हक में फैसला दिया था। ये एक वाहिद जज था जिन्होंने मौलवी तमीजुद्दीन खान के हक में फैसला दिया था। अब जो है ना हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो इस स्लाइड में हम जो है ना इस केस का जो है ना समरी पढ़ेंगे। ये असल पॉइंट्स है जो आपने जो है ना एग्जाम के लिए अपने जहन में रखने हैं। तो इसका जो साइटेशन है वो क्या था? इसका साइटेशन किया था फीएलडी 1955 फेडरल कोड 240 और ये केस किसने फाइल किया था? मौलवी तमीजुद्दीन खान ने। और असेंबली को किसने डिसॉल्व किया था? गुलाम मोहम्मद ने। और जो है ना फेडरल कोर्ट अफेल गवर्नर यूजिंग, अब जो है ना वो मेजॉरिटी जजेस कौन थे? वो जिन्होंने जो है ना वो मेजॉरिटी जजेस कितने थे? वो 4 थे, जबकि जो जिन्होंने जो है ना मौलवी तमीजुद्दीन खान के हक में फैसला दिया था वो डाइसेंट नोट जिसने दिया था वो जस्टिस कॉर्नेलियस थे, ओके। और इनमें जो है ना लीगल सेक्शन कौन से थे? तो सेक्शन 10 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट और इसके साथ जो है ना वो सेक्शन 223A गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 एज वेल एज सेक्शन 6(3) ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो ये वो पॉइंट्स है जो कि आपने जो है ना अपने जहन में रखने चाहिए इस केस के रिलेटेड। अब जो है ना वो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अच्छा, ये नेक्स्ट स्लाइड बहुत है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो अच्छा, ये स्लाइड जो है ना इसमें जो है ना वो हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि वो जो है ना लागेट में इस केस के रिलेटेड आपको किस तरह के एमसीक्यूज़ दे सकते हैं। तो हमारे पास जो है ना वो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो ये है कि हु फाइल द रिट पिटीशन इन दिस केस। किसने जो है ना मौलवी तमीजुद्दीन खान के केस में जो है ना रिट पिटीशन किसने फाइल की थी? मौलवी तमीजुद्दीन खान ने। एंड द नेक्स्ट एमसीक्यूज़ इज व्हाट न्यू सेक्शन वाज इंसर्टेड एंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1930 बाय द असेंबली। वो कौन सा सेक्शन था जो है ना उनको जो है ना वो इंसर्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ने? वो था 223A। अच्छा, हाउ मेनी जजेस वर पार्ट ऑफ द फेडरल बेंच इन दिस केस। कितने जजेस ने हिस्सा लिया था, यानी कितना बेंच था जिन्होंने जो है ना इस केस को सुना था? 5 जजेस का बेंच था जिन्होंने इस केस को सुना था। हु वाज द ओनली डाइसेंटिंग जज इन दिस केस। उसका नाम क्या था जिनका डाइसेंट नोट आया था? वो जस्टिस कॉर्नेलियस थे। तो इस तरह के एमसीक्यूज वो आपको दे सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।